हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान फॉर मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृतिका। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल फ्री एजुकेशन को प्रमोट करता है और मास कम्युनिकेशन फ्रेटर्निटी को केटर करता है। जो भी स्टूडेंट्स या जो भी छात्र मास कम्युनिकेशन के फील्ड में, जर्नलिज्म की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल है। साथ ही साथ जो नेट जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं, एकेडमिक्स में आना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो पीछे के हमारे सारे वीडियोस में हमने काफ़ी सारी थ्योरी को पढ़ लिया है अबाउट मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म। छोटे छोटे टॉपिक्स को मैंने इलेबोरेट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आगे जून साइकिल का नेट एग्ज़ाम बहुत ही पास है। कुछ एक हफ्ता या 8-9 दिन उसके एग्ज़ाम में रह गए हैं। इसलिए हम आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, यानी कि सैम्पल क्वेश्चंस की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़रूरी होता है उनको अटेम्प्ट करना और उन क्वेश्चंस को समझना, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम 2022 में जो पेपर आया है उसको आज रिवाइज करने वाले हैं, या यूँ कहें कि उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और हर क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी कि ये आंसर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। Do not skip any particular question because each and every question is very important. It may come in some other modified form. तो ज़्यादा समय ना ज़ाया करते हुए let us start with our today's video. And as you can see on my screen, the first question says, which of the following are advantages of content analysis? तो यहाँ पे content analysis जो कि research में हमने पढ़ा था। देखिए, content analysis एक qualitative research का process है। मास कम्युनिकेशन में जब हम रिसर्च करते हैं तो ज़्यादातर कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करता है। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक टाइम फ्रेम में हम टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। टेक्स्ट कैन बी इन एनी फॉर्म, कोई इमेज हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है, किसी पॉलिटिशियन की स्पीच हो सकती है, उनकी लाइफ जर्नी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। और जब हम उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो हमने चूज़ की है उस टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस का एक बहुत ही मेजर फैक्टर है उसको एनालाइज करने का, क्योंकि ये क्वालिटेटिव मेथड है। तो उसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कोडिंग मैनुअल को बनाना। हम एक कोडिंग मैनुअल को बनाते हैं, हम अपने डेटा को कोड करते हैं, देन उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसको अनकोड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एडवांटेजेस कंटेंट एनालिसिस की क्या हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। येस, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। इट इज़ नॉन रिएक्टिव मेथड, फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि आपके ऊपर होता है आप कौन सा ड्यूरेशन ले रहे हैं। मेथड दैट डज नॉट नीड अ कोडिंग मैनुअल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट नीड, तो ये सरासर गलत हो गया। सो डी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल चॉइस अटेम्प्ट करने का एक ट्रिक होता है विच इज़ द एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हों या आपको समझ में आ रहे हों। ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो ऑप्शन हमें श्योर शॉट लग रहा है कि ठीक नहीं है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। तो डी हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट सेज मेथड इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। ठीक है, अब हमने जब डी एलिमिनेट कर दिया, यानी कि ए बी सी और ई ऑप्शंस में से ही हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जब आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 केवल एक ऑप्शन है जिसमें कि डी नहीं है, यानी कि बाकी तीनों में डी है और डी गलत स्टेटमेंट है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। यानी कि कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं कंटेंट एनालिसिस की? ए बी एंड सी। वो ट्रांसपेरेंट है, नॉन रिएक्टिव है और फ्लेक्सिबल मेथड है। इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। उसमें भी आपको एक फ्रेमवर्क बनाकर ही चलना पड़ता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको सारे ऑप्शंस क्लियर नहीं है, यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑल द ऑप्शंस, you can go for the elimination method. Now let's quickly move on to the next question.
दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल एरियाज of individual differences will be affected if a child opts for frequent outbursts and throws tantrums। यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा सा ये क्वेश्चन है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है कि यदि कोई बालक चीखता चिल्लाता है और झल्लाता है तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं का निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक क्षेत्र प्रभावित होगा, सोशल, मेंटल, इमोशनल या फिर फिजिकल। सो वैसे तो देखने में लग रहे हैं कि चारों ही ऑप्शन इसमें होने चाहिए, लेकिन क्योंकि चारों ऑप्शंस का ग्रुप आपके ऑप्शंस में नहीं है, यहाँ पे या तो ऑप्शन 1 होगा, 2 होगा, 3, यानी कि ग्रुप ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए हैं। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा है इमोशनल डेवलपमेंट। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ऑप्शन 3 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होता है। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन इज लोडेड विथ पावर वैल्यू। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के लग रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन एक पूरा सब्जेक्ट है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ लोडेड विथ पावर वैल्यू विच इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, दोज हु डू नॉट हैव द पावर ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज सीक टू possess इट। ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पढ़ के ही लगेगा कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज the major terms of reference for the National Knowledge Commission were, this is a factual question। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर गेस वर्क यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सिंस यूजीसी नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप थोड़ा सा गेस वर्क भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं। चैलेंज डेवलप्ड कंट्रीज इन नॉलेज क्रिएशन, ये तो पढ़ने में ठीक नहीं लग रहा है, ये आंसर नहीं लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन बी। इट सेज वेस्टर्नाइज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये भी नहीं लग रहा है क्योंकि हम वेस्टर्नाइज नहीं करना चाहते हैं। देन कम्स द प्रमोशन क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज, दिस इज करेक्ट। Then promote knowledge applications in agriculture industry, correct. Build in excellence in education system to meet the challenges of the 21st century, which is also correct. So C, D and E यहाँ पे correct options लग रहे हैं। देखिए पहला A और B correct इसलिए नहीं लग रहा है कि हम कभी भी इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी कमीशन में कि वी वांट टू चैलेंज द डेवलप्ड कंट्रीज या वी वांट टू वेस्टर्नाइज द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स हैं, वेस्टर्नाइज द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। तो ये इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के स्टेटमेंट्स का कमीशन में यूज़ नहीं किया जाता है। वी ऑलवेज टॉक इन अ पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हम देखें तो वो C, D और E ही लग रहे हैं। सो ऑप्शन 3 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, जानते नहीं आप उसके बारे में, तो भी आप थोड़ा सा अपना माइंडफुली माइंड यूज करके उसको ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग आर दी मूक प्लेटफॉर्म्स, दिस इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए इज गूगल मीट, कोर्सेरा, जूम, फ्यूचर लर्न एंड टर्निटिन। सो टर्निटिन इज नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म, वी नो दैट। जो भी एस्पिरेंट्स होंगे या पीएचडी स्कॉलर्स ऑलरेडी होंगे जानते होंगे कि टर्निटिन क्यों यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट अ मूक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे कौन कौन से करेक्ट ऑप्शंस है, सिर्फ बी और डी, कोर्सेरा एंड फ्यूचर लर्न। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जूम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म है। सो ओनली कोर्सेरा एंड फ्यूचर लर्न आर दी मूक
platform. So B and D are the correct option, which means option number 3 is the correct option here. Now let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1 says positivism says that science need not be free from speculative and metaphysical approaches, and statement 2 says that positivism is suitable for natural sciences. So ये दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं. इसमें से पहला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ के ही गलत लग रहा है. That science need not be free from speculative and metaphysical approaches because it should be free when we talk about positivism. ठीक है. Statement 2 कह रहा है positivism is suitable for natural sciences, which is true. So यहाँ पे statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So option number 4 is the correct answer for this question. Now let's move on to the next question. Question says that colleges are supposed to offer courses that are mix of fine arts and life skills, school and college education, technical and traditional skills, and knowledge technical and soft skill. ये क्वेश्चन आपका NEP को के रेफरेंस में पूछा गया है. हायर एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है. जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जहाँ पे हम नॉलेज की बात करें, टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें और सॉफ्ट स्किल्स की भी बात करें, तो तीनों ही बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कही गई हैं. सो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. In the next question, they have asked the full form of संकल्प. ये भी स्किल डेवलपमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है. जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है. संकल्प का फुल फॉर्म क्या है, विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. हम सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में आज कितना फोकस दे रही है गवर्नमेंट, और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है. सो संकल्प का फुल फॉर्म आप लोग लर्न कर लीजिए. इट इज़ स्किल acquisition and knowledge awareness of livelihood promotion. So option 3 is the correct answer for this question. Now quickly moving on to the next question, which is question related to pyrolysis. ये भी एक जीके का क्वेश्चन है. पेपर 1 का पार्ट है एंड इट सेज पायरोलिसिस हेल्प्स इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ. देखिए पायरोलिसिस एक थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे जिसको कि हम डीवॉलेटाइजेशन भी कहते हैं. तो जब हम डिकम्पोज करने की बात करते हैं तो हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम को केटर करने की बात करते हैं. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मटीरियल्स एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जिसको कि डीवॉलेटाइजेशन भी कहा जा सकता है. तो पायरोलिसिस हेल्प्स इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फॉर द full form of MIDI, which is associated with storage of music files. ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है. ये MIDI का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है और उसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. So this is also, now they don't ask very conventional questions related to computers. नए तरह के questions यहाँ पे पूछे जाने लगे हैं. आपको पता होना चाहिए कि MIDI का full form है Musical Instrument Digital Interface. Now let us quickly move on to the next question, which is about the statements that are given here. ये भी again science का question है, जीके का क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है. इसको फ़िलहाल के लिए हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी अपने मास कॉम से जुड़े क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं.
ये क्वेश्चन मैं ज़रूर ले लूँगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ पार्ट इसका रिसर्च में भी, इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो कम्युनिकेशन रिसर्च में भी आ सकता है। और इंडक्टिव और डिडक्टिव क्वेश्चंस हमेशा ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इसमें अगर हम सारे ऑप्शंस को पढ़ें तो इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट्स कंक्लूजन ओनली विद सम डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में सारे प्रेमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो, ऐसा नहीं होता है। सो ऑप्शन 1 फेल्स हियर। इट सपोर्ट्स, इट क्लेम्स टू सपोर्ट इट कंक्लूजन, ये भी नहीं ठीक है। कंक्लूजन इज कम्प्लीटली कंटेन्ड ऑलरेडी, ये भी नहीं ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट inductive argument claims to support its conclusion only with some degree of probability। ठीक है, 100% श्योरिटी कभी भी नहीं देता है। Now this is from the teaching aptitude. This question is from the teaching aptitude which was asked last year, and it says which of the following is outside the teacher centric method। देखिए, टीचर सेंट्रिक मेथड या टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो होती है वो एक तरह की इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होती है, जहाँ पे टीचर के ऊपर फोकस होता है एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट। जैसे कि कन्वेंशनली पहले किया जाता था, जब गूगल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो द फोकस वॉज टीचर वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि टीचर ने जो कह दिया वो स्टूडेंट ने मान लिया। और इस तरह की अप्रोच को हम कहते हैं इंक्वायरी अप्रोच। सो teacher centric method is an inquiry approach. So the correct option here is inquiry approach, option number 3. Now let's move on to the next question, which says this is about Sendai framework for disaster risk reduction। ये भी एक theoretical पेपर 1 का क्वेश्चन है। ये हमारे मतलब का थोड़ा सा आया मास कॉम के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक सीरीज़ बनाया हुआ है, एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं कई, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ पे हमने काइनेसिस और प्रॉक्सिमिक्स और तरह तरह के जो टर्म्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं उनके बारे में बात की है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर, लेट अस सी, प्लेजेंट वॉइस तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आती है। पॉस्चर्स आते हैं, जेस्चर्स आते हैं एंड फेशियल एक्सप्रेशंस आते हैं। वॉसिफेरस ग्रीटिंग्स भी वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होती हैं। सो ओनली बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ग्रुप में अगर हम देखें तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस particular question. Now let's move on to the next question, which says the major ethical aspect of survey based research are। देखिए, सर्वे बेस्ड रिसर्च के बारे में भी हम पिछले वीडियोस में अपने बात कर चुके हैं। प्रोफेसर गोपाल सिंह सर का एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं टू लर्न अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ। So in this question they are asking the major ethical aspects of survey। All right, there was some technical glitch. So in this question they are asking about the major ethical aspects of survey based research: protection of participants from any kind of harm, which is in a way right. Publicizes the engagement of participation, no, this is wrong. Distinguish between strata of people, this is also not correct. Not to affect individual privacy, this is right. Use individual privacy for private profit, this is wrong. So only A and D are correct. So option 4 is the right answer for this question, which is A and D। ethical aspects of survey होते हैं protection of participants from any kind of harm and also not to affect individual privacy। So guys, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की विद फुल एक्सप्लेनेशन।
आगे के क्वेश्चंस मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू ज्ञान फॉर मीडिया एंड रिमेन ट्यून्ड टू ज्ञान फॉर मीडिया, ताकि हम आगे के जितने क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के, उनको डिस्कस करें, उनका एक्सप्लेनेशन समझें और उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, विच विल डेफिनेटली हेल्प अस फॉर आवर फ्यूचर एग्जामिनेशन. चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी पीएचडी एंट्रेंस या मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन कोर्स की प्रिपरेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम की कर रहे हो. डू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सकें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑन योर स्क्रीन to never miss an update from Gyan for Media.